हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो पिछले वीडियो में हमने 11th क्लास के सिलेबस के बारे में बात की थी। तो कुछ बच्चे हमारे थे जो 10th से 11th में आए हैं, तो उनके फ़ोन कॉल्स आ रहे थे कि सर 11th कैसे होगा। भाई 10th तक तो पतली पतली बुक्स थी, कम सिलेबस होते थे, पढ़ लेते थे। बच्चे बुक देखे 11th की तो डर गए कि कैसे होगा सर, ये कैसे पढ़ा जाएगा। भाई तो हमको भी याद है यार कि हम भी 10th पढ़े थे, 11th में आए, तो आई टू गॉन थ्रू दिस प्रॉब्लम। तो हमने सोचा इस पर एक वीडियो बनाई जाए कि इस 11th क्लास की तैयारी कैसे करें। कोई भी स्ट्रीम आप लो, साइंस, आर्ट, कॉमर्स, कुछ भी लो, यहाँ पे हमारा आज मेन फोकस इस पे होगा कि तैयारी कैसे की जाए 11th क्लास की, क्या क्या चीज़ें की जाए कि जो हमारी 11th क्लास की तैयारी है, जो 11th क्लास है, वो ईजिली हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक तो आपको दिख ही रहा होगा, हाउ टू स्टार्ट 11th क्लास। 11th क्लास की स्टडी कैसे शुरू की जाए। तो देखो भाई, हम कुछ पॉइंट्स के जरिए, वैसे 11th क्लास की स्टडी होती बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी होती है, उसको पॉइंट में डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन हम समझाने के लिए इसको कई सारे पॉइंट्स में डिफाइन करेंगे कि 11th क्लास की पढ़ाई को आप कैसे अच्छा कर सकते हैं, कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और क्या महत्व होता है 11th क्लास की पढ़ाई में। सब चीज़ पर हम जानेंगे हम एक बार एक लाइन से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैनिक के बारे में। 11th के सिलेबस के बारे में, 11th के बारे में आप बिल्कुल भी पैनिक ना होइए, क्योंकि अगर पैनिक हो गया तो वहीं से आपका जो मन होगा वहीं गिरना चालू हो जाएगा। कुछ करने की जो क्षमता है आपके अंदर, जो अंतरात्मा जो आपकी कहती है हम ये कर सकते हैं, अगर आप पैनिक हो गए तो वहीं से गिरना चालू है, क्षमता वहीं से आपकी कमजोर। तो पहली चीज़ सिलेबस को लेकर के या किसी भी चीज़ को 11 लेकर के, जो आपके आस पड़ोस के कहते हैं ये बहुत कठिन है, नहीं कर पाओगे, तो वो सब इग्नोर करो। बस पैनिक मत हो, ये सोचो कि आई कैन डू इट। समझे। तो पहली चीज़ तुम्हारी हो गई कि हमको पैनिक नहीं होना है। दूसरी टॉपिक देखते हैं, पैनिक बिल्कुल नहीं होना पैनिक। अब बात करते हैं डिसाइड योर एम, डिसाइड योर गोल। मेन चीज़ होता है ये कि भाई हमको करना क्या है। 11 पहुँच गए, 10 तक भाई कुछ उतना माइंड का विकास नहीं होता कि सोच पाए कि हमको क्या करना है, आगे चल के किस लाइन में जाना है, कौन सी जॉब करनी है। हाँ, तो यहीं से हमको मेन, अब बहुत से लोग होते हैं 9 से डिसाइड कर लेते हैं, 8 से डिसाइड कर लेते हैं कि हमको ये करना, IAS बनना है, PCS तैयारी करना है, टीचर बनना है, इंजीनियर बनना है, एक बैंकर बनना है ना, तो नेता बनना है। तो अपनी अपनी चॉइस होती है वो। तो अगर आप लोग अभी तक नहीं डिसाइड किए हैं कि हमको क्या करना है अपने लाइफ में, तो दूसरी चीज़ ये है कि आप पहले इसको डिसाइड कीजिए कि आप करना क्या चाहते हैं, क्योंकि यहीं से आपका बेस चालू हो जाएगा, जो हायर एजुकेशन होगी आपकी। थर्ड टॉपिक अपना स्ट्रीम। सेकंड टॉपिक मतलब क्या था कि अपना एम डिसाइड करो कि तुमको करना क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग अपना स्ट्रीम चूज करो। आपको स्ट्रीम में जैसे साइंस एक स्ट्रीम हो गया, साइंस एक हो गया, आर्ट, कॉमर्स ना। तो अपने एम के अकॉर्डिंग अपना स्ट्रीम चूज करो। भाई इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, साइंस इज बेटर फॉर यू। कोई सिविल लाइन में जाना, सिविल जॉब करनी है, IAS PCS बनना है, IAS तैयार करनी है, तो आप तीनों को लेकर किसी चीज़ भी कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो आर्ट ले लीजिए, जैसा आपका एम। आपका एम है 1 to बी अ बैंकर, बैंक में जॉब करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं अपना, यू कैन चूज कॉमर्स। अकाउंटेंट वगैरह होता पढ़ेंगे आप। आर्ट में हिस्ट्री, सिविल, ज्योग्राफी वगैरह सब होती हैं।
साइंस भी आप चूज़ कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा, जो आपकी इच्छा हो चूज़ करने की, जैसा आपका एम हो वैसा आप स्ट्रीम चूज़ कीजिए। तो थर्ड टॉपिक हो गई हमारी, क्या स्ट्रीम चूज़ करें। तो वाट एवर इज योर एम, अकॉर्डिंग टू दैट चूज योर स्ट्रीम। गॉट इट। फोर्थ पॉइंट इज हियर, रिलेशन ऑफ 11th क्लास टू द हायर एजुकेशन। देखो भाई, 11th क्लास का तुम्हारे हायर एजुकेशन से बहुत बड़ा रिलेशन है, बहुत अच्छा रिलेशन है। जो 11th क्लास तुम्हारा एक नींव है हायर एजुकेशन का। हायर एजुकेशन का क्या है, नींव है। जैसे भी बड़ी सी इमारत बनानी हो तो उसका नींव मजबूत रखा जाता है, क्योंकि वो इमारत बड़ी बननी है, अच्छा बनना है। अगर उस इमारत की नींव ही कमज़ोर है तो इमारत कितने दिन चलेगी, ढल जाएगी। उस पर ज़्यादा बिल्डिंग्स, आप ज़्यादा फ्लोर्स उस पर नहीं बना सकते। तो मेन चीज़ होता है बेस, नींव। जो तुम्हारा 11th क्लास है, 11th क्लास इज योर द बेस ऑफ हायर क्लासेस। आप जितनी भी बड़ी क्लास में जाएंगे इसके बाद, अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रीम, तो 11th क्लास विल बी योर बेस। तुम्हारा बेस 11th क्लास होगा। आपने जो भी किया 9th 10th में वो सब भूल जाइए कि हम 9th में इतने घंटे पढ़ते थे, इतने घंटे खेलते थे, पढ़ते भी नहीं थे कभी कभी, तो ये सब चीज़ यहाँ नहीं। 11th में जो 9th 10th में कर चुके हो गया, वो अच्छी आदतें हैं, उसको लेके चल सकते हो। अगर कोई बुरी आदत थी, कोई अरे छोड़ो कल पढ़ लेंगे, आज पढ़ चुका इतना तुमको आता ही है, तो वो सब बातें आपको छोड़नी होंगी। तो जो बेस है 11th क्लास का, ये आपको बना के चलना है, सो दैट योर हायर एजुकेशन शुड गो प्रॉपर्ली। अपना अगला टॉपिक देखते हैं, गैप। गैप मीन्स द गैप ऑफ 10th to 11th। टेंथ और 11th की गैपिंग, गैपिंग नहीं जो छुट्टी हो, गैपिंग नहीं। 10th तक आपने क्या किया, आपकी क्या स्ट्रेटजी थी पढ़ने की, क्या स्ट्रेंथ थी पढ़ने की, कैसे आपको पढ़ाया जाता था, सेल्फ स्टडी वगैरह जो भी करते थे, वो सब चीज़ें ठीक थी, अच्छी थी। लेकिन यहाँ 11th से आपको प्रॉपर रेगुलरली पढ़ना होगा, अपने सिलेबस को जानना होगा, 11th के बारे में जानना होगा, 11th क्लास होता क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। ये नहीं कि 10th हमारा बहुत अच्छा था, रिजल्ट आ गया यार, हम 90% 80% वाली, चलो 11th हो ही जाएगा। हम काफ़ी सारे बच्चों को देखे भी हैं कि वो सोचते हैं कि अरे 11th क्लास हो गया, हो जाएगा, सीधा 11th क्लास में पढ़ाई बहुत कम करते हैं और जाकर के 12th में अपना पढ़ाई चालू करते हैं। सोचते हैं यार बोर्ड क्या, होम एग्ज़ाम, टीचर पास कर देंगे, स्कूल पास कर देंगे, बन जाता है 60-70%। तो परसेंट से मतलब नहीं हमारा, मेन मतलब यहाँ पे है बेस तुम्हारा। अगर 11th आपने पढ़ाई नहीं की या फोकस नहीं किया 11th की पढ़ाई पे, तो आपका बेस जो है वो कमजोर हो जाएगा। तो जो गैपिंग थी 10th और 11th की, 10th तक आप जो किए और जो 11th करेंगे, वो गैपिंग आपको समझनी होगी। 10th में जो गलती आप कर चुके हैं वो 11th में ना दोहराएं। यहाँ पर आपको रेगुलरिटी बनानी होगी, समझना होगा, अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा, अपने एम के ऊपर काम करना होगा। वाट एवर योर एम, जो भी आपका एम होगा उसके अकॉर्डिंग काम करना होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। तो 10th तक तो कोई वो होता नहीं था भाई, जैसे 10th में आप लोग साइंस पढ़े होंगे, तो साइंस की एक पतली सी बुक होती थी, उसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ते थे। अगर आप बाई चांस 11th में आर्ट्स साइंस ले रहे हैं, साइंस स्ट्रीम से, तो यहाँ पे आपको तीनों अलग हो जाएगा। साइंस को केमिस्ट्री अलग पढ़नी होगी, फिजिक्स अलग पढ़नी होगी, बायोलॉजी अलग पढ़नी होगी। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, बायोलॉजी में आ जाओगे तो जूलॉजी, बॉटनी। तो यहाँ पे सिलेबस थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा सिलेबस। तो जो भी गलतियाँ थी आपकी, जो भी खामियाँ थी 10th में, वो आप भूल कर 11th में नई शुरुआत करें, अपने एम के ऊपर काम करना चालू कर दें। तो जो तुम्हारा गैप है 10th और 11th का, उसको समझो। इस गैपिंग तुम्हारी है 10th की और 11th की, इस गैप को समझो।
अगला टॉपिक अपना क्या है? सिलेबस। द मेन थिंग इज आर सिलेबस। सिलेबस अपना डाउनलोड कीजिए। बहरहाल अभी चूँकि गवर्नमेंट सिलेबस रिलीज़ नहीं की है, कुछ CBSE वगैरह का भी चूँकि यूपी बोर्ड ने नहीं की थी, तो अगर यूपी बोर्ड सिलेबस रिलीज़ हो जाए तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस डाउनलोड कीजिए, सिलेबस लिखिए और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना काम करना चालू कीजिए। चूँकि अभी बहरहाल सिलेबस लिखोगे तो पढ़े नहीं होगी वो चीज़, तो समझ नहीं आएगी यार ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है। तो सिलेबस देख के पैनिक मत होना। पहली चीज़ तो सिलेबस लिखो, आप रखो अपने पास, एक आइडिया रहेगा कि हमको ये चीज़ पढ़ना है। जब क्लासेस चालू हो जाएंगे, वीडियोस आने चालू हो जाएंगे, ऑफलाइन क्लासेस भी हम अपने अवेलेबल कराएंगे आप लोग के लिए, तो उसमें आप देखिए कि हम क्या पढ़ा चुके हैं, किस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ा चुके हैं, क्या क्या पढ़ना भी बाकी है, कौन सी जो आपको अच्छे समझ में, कौन सी नहीं समझ में आई। तो सिलेबस में होता क्या है कि अभी हम जो सिलेबस आपको प्रोवाइड कराए थे पिछले वीडियो में 11वीं क्लास की, तो उसमें हमने बताया था क्या कितनी यूनिट्स थी, किस यूनिट में कौन से चैप्टर्स थे। हमने उसमें ये नहीं बताया कि इस चैप्टर में हम ये पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है। चूँकि वीडियो लंबी चली जाती है तो इसलिए हम उसमें नहीं बता पाए। तो आप सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, उसमें देखिए कि किस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है। बेसिकली भी तुमको समझ नहीं आएगा क्या पढ़ना है, ये क्या चीज़ है, लेकिन जब क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो फिर आपको लगेगा हाँ ये समझ में आएगा। आप वहाँ पर देखिए हम क्या पढ़ चुके हैं, उसको अंडरलाइन कर लीजिए। ये टॉपिक आज हमारा कंप्लीट हो गया, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। जो टॉपिक नहीं पढ़ा है उसको सर्कल कर दो भाई, ये टॉपिक है बचा है, सर से पूछना कि सर ये पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे, वो चीज़ देख लेना। तो हमारा क्या हो गया, ये सिलेबस भी कंप्लीट हो गया। सिलेबस आपको डाउनलोड कर लेना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना काम करना है। अगला टॉपिक है रेगुलरिटी विद क्वालिटी एंड क्वांटिटी। अब देखो भाई 11वीं की पढ़ाई करते वक्त रेगुलरिटी होना जरूरी है। 10th में होता क्या था कि किसी दिन उठ जाते थे, नहीं पढ़ते थे, अरे आज नहीं पढ़े, मन नहीं है, सर दर्द हो रहा, पेट दर्द हो रहा है। तो यहाँ पर ये मत करना। अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो बेसिकली तबीयत खराब हो जाए, कोई बात हो जाए तो भले गैपिंग कर जाए, लेकिन रेगुलरिटी बनाई गई अपने अंदर। रेगुलरिटी होगी क्वालिटी के साथ, क्वांटिटी के साथ। क्वांटिटी मतलब डिसाइड करो कि आज हमको इतना पढ़ना है, कि इतने क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं, इतने टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं इस सब्जेक्ट के। और ये बड़ी बात नहीं थी कि हम इतना पढ़ लिए, मेन बात होती उस क्वांटिटी को अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करना, कि उसको कितनी क्वालिटी दी जाए। जो टॉपिक्स डिसाइड किया आज हमको इतना पढ़ना है, तो पढ़ने क्या भाई 3 घंटे 4 घंटे लिए टॉपिक बैठे रहो, क्वांटिटी पढ़ाते रहो, 5 टॉपिक 6 टॉपिक 7 टॉपिक 8 टॉपिक 10 टॉपिक पढ़ो, 20 क्वेश्चन लगा दो। लेकिन अगर उसमें क्वालिटी नहीं है तो तुम्हारे रेगुलरिटी की कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगी तुमको। तो मेन चीज़ होती है क्वालिटी। जो भी पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, जो भी पढ़ो, लेकिन क्वालिटी दो, अपना 100% पे दो। कोई भी चीज़ याद करनी है, 1-2 टॉपिक याद भी करनी है तो उसको याद करो, दिन में 2 टॉपिक 3 टॉपिक याद करो, कोई जो 10 टॉपिक याद करो, लेकिन जो भी करो उसमें अपना 100% दो। तो अगली टॉपिक हमारी क्या हो गई थी, रेगुलरिटी विथ क्वांटिटी विथ क्वालिटी एंड क्वालिटी। क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों के साथ रेगुलरिटी बनाई जाएगी अपना। अगला टॉपिक देखते हैं सेल्फ हेल्प। बड़ी अच्छी बात है, आप लोग भी देखे होंगे कि सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। ये बड़ी अच्छी बात कही है किसी ने कि खुद की मदद करना सबसे बड़ी मदद होती है, समझा। तो होता क्या, कभी कभी टीचर्स के ऊपर काफ़ी बर्डन होते हैं तो कुछ चीज़ छूट जाती है, जिसका मतलब ये नहीं कि हमारे साथ नहीं पढ़ा है, हम नहीं पढ़ेंगे इसको, ये गलत बात हो जाएगी। वहाँ पे तुमको अपनी मदद खुद करनी होगी, क्योंकि तुम्हारे यहाँ इतने क्वेश्चंस होते हैं, इतने टॉपिक्स होते हैं, मे बी टीचर भूल सकता है या फिर टीचर के पास समय ना मिले, आपके एग्ज़ाम्स आ जाए, 11 के होम एग्ज़ाम चालू हो जाए, क्योंकि 11 के होम एग्ज़ाम जल्दी होते हैं। तो हो सकता है 1-2 टॉपिक्स आपके टीचर छूट जाए, या टीचर के पास न समय हो, आप एग्ज़ाम तैयारी करने में लग जाए।
तो वहाँ पे आपको अपनी खुद की मदद करनी है। ऐसा नहीं कि टॉपिक छोड़ दिया, हमारे टीचर ने छोड़ दिया, हम भी नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ाएंगे नहीं पढ़ेंगे, ये गलत बात है भाई। आपका टीचर नहीं पढ़ाया, आप ऑनलाइन सर्च कीजिए उसको, टॉपिक मिल जाएंगे आपको भाई, बिल्कुल मिलेंगे। लेकिन आपको खुद देखना होगा, ये नहीं कि यार इसको हमारे क्लास में पेपर बनेगा, सर बोलिए टॉपिक नहीं आएगा, नहीं आएगा इससे मतलब नहीं है। वो तुम्हारा एक बेस है, उसको मजबूत बना के रखना है। जो नहीं वो तुम्हारे एग्जाम में, होम एग्जाम में आ जाए, पेपर में आ जाए। ये जो तुम पढ़ोगे ये नंबर लाने के लिए नहीं पढ़ोगे, ये अपना भविष्य बनाने के लिए पढ़ोगे। जो यहाँ से 11th क्लास की जो स्टडी स्टार्ट होती है, ये आपको भविष्य बनाने में हेल्प करेगी। ये नहीं परसेंटेज मायने रखेगा कि हम इंटर में 90% 80% लेंगे, नहीं। परसेंटेज जो भी हो तो अच्छी बात है लगाओ, लेकिन एक क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, लगना चाहिए आप साइंस के स्टूडेंट हो, आर्ट्स के स्टूडेंट, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, एक वेल एजुकेटेड लगनी चाहिए। तो वहाँ पे आपको सेल्फ हेल्प करनी पड़ेगी। अगर कोई टॉपिक बाई चांस छूट जाता है किसी टीचर से, किसी सब्जेक्ट का, तो वहाँ पे आपको खुद पढ़ना होगा। तो ये बात हो गई सेल्फ हेल्प की। अब अगला टॉपिक देखते हैं भाई, बुक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी बुक्स चूज करें प्रिपरेशन के लिए, कौन सी बुक इस्तेमाल करें, ये बहुत जरूरी होती है। तो हर एक स्कूल का अपना अलग बुक लगता है भाई, तो जो भी तुम्हारे स्कूल में बुक लगेगी उसको देखिए। लेकिन हमारी मानिए तो आप सबसे पहले एनसीईआरटी के थ्रू जाइए, एनसीईआरटी के थ्रू जाइए। एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट को समझिए आप, होता क्या एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को, एग्जाम्पल्स को सॉल्व कीजिए, उसके टॉपिक्स, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझिए। उसके बाद एक होती है एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर आती है, उसको सॉल्व कीजिए फॉर मोर प्रैक्टिस। एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर आती है, उसको सॉल्व कीजिए। बाकी और जो आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, ये सब जो बुक आर डी शर्मा वगैरह आती है मैथ्स वगैरह के लिए, आप उसको देख लीजिए। जो भी आपको अच्छी लगे, जो भी बुक्स आपको अच्छी लगे, जिसमें क्वालिटी हो जिस बुक की, जो भी आपका स्कूल, जो भी आपका कॉलेज प्रीफर करे, जो भी आपका टीचर प्रीफर करे बुक, वो बुक आप उसका यूज़ कीजिए अच्छे से। लेकिन हाँ, बुक जरूर रखिए अपने पास, क्योंकि बुक जो होता है वो तुम्हारा सबसे अच्छा फ्रेंड होता है। बुक की हेल्प जरूर लीजिए। अगला टॉपिक है हमारा नोट्स। भाई बुक तो हो गई, टीचर मिल गया, अब बात आती है नोट्स की। तो नोट्स सबसे ज़्यादा जरूरत है। आप जैसे जैसे हाई क्लासेस में जाएंगे 11 से, नोट्स बनाने की आदत डालिए, क्योंकि सिलेबस होता है आपका लंबा। पेपर देने जाएंगे आप तो वहाँ पे पूरा का पूरा सिलेबस पूछा जाएगा। अभी तक जैसे 8th में रहे होंगे आप लोग, 7th में रहे होंगे तो हाफ ईयरली में आ जाता था, एनुअल में आ जाता था, तो बर्डन कम होती थी। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे तुमको शुरू से पूछा जाएगा, फ्रॉम चैप्टर 1 टू लास्ट चैप्टर। यहाँ पे आपको एक नोट्स बनानी होगी, सो दैट लास्ट टाइम में, एग्जामिनेशन टाइम में आप जो नोट्स अपने हाथ से लिखे होंगे, अपने लैंग्वेज में लिखे होंगे, वो एक बार पढ़ेंगे तो सारी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। जो भी चीज़ आपके माइंड से निकल गई होंगी या फिसल गई होंगी, वो फिर से आपको मेमोराइज हो जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे। तो नोट्स बनाने की आदत आप अपने अंदर रखिए, बहुत ही अच्छी आदत होती है। और नोट्स ईजी वे में बनाइए, कॉम्प्लेक्स वे में नहीं। जो भी नोट्स बनाइए आसानी से बनाइए, अपने लैंग्वेज में बनाइए, ऐसा बनाइए खुद वो समझ सको कि इसका मतलब क्या होता है, समझे। तो नोट्स बहुत जरूरत है हायर क्लासेस के लिए। अगली बात करें हम तो मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस। कई सारे बच्चों को देखें हम कि जैसे मैथ का एग्जांपल लेके समझाते हैं आपको कि एक साइड पहुँचते हैं बच्चे, एग्जांपल देख रहते हैं, तो उसी एग्जांपल बेस्ड एक्सरसाइज का क्वेश्चन उठाते हैं और लगाते हैं। मान लो 8-9 स्टेप का क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन हो उसका, अब वो 2 स्टेप पर पहुँचे, तीसरे स्टेप में फंसने लगे। फिर से जल्दी एग्जाम्पल पलटे, पन्ना पलटे, एग्जाम्पल देखे, तीसरा स्टेप देखे, बंद करके फिर तीसरा स्टेप सॉल्व करने लगे, तीसरा स्टेप सॉल्व कर, चौथा स्टेप सॉल्व की, फिर जाके 5वें 6वें फिर फंस गए, फिर जल्दी से एग्जाम्पल खोले, 6वां 5वां स्टेप देखे, फिर बंद की, फिर लिखना चालू। ये बहुत गंदी आदत है, ऐसा नहीं करना है। एक बार आप उस क्वेश्चन जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप चल रहे हैं, उस एग्जाम्पल को देखिए, उसी एग्जाम्पल को 1-2 बार आप सॉल्व कीजिए रफ कॉपी में अपने।
उसके बाद एक्सरसाइज पे आइए, और जब एक्सरसाइज पे आ जाइए तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ आइए कि तुम जो भी क्वेश्चन लगाओगे एग्जाम्पल देखने की जरूरत ना हो, इतना तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो ये होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, समझ में आया? तो ये नहीं कि एक बार देखे 4 स्टेप लगाए, 5वां स्टेप बोल गया, फिर से एग्जाम्पल को देखो 5वां स्टेप देखे, ये भी नहीं करोगे तुम कि 5वां स्टेप नहीं है तो केवल 5वां देखेंगे, उसके आगे कभी देखोगे, ऐसा नहीं करोगे। 5वां देख के बंद कर लोगे, ये गंदी बात है। अगर मान लो देख भी रहे, मान लो किसी एक आधा स्टेप नहीं आया दिमाग में, तो आप ऐसा नहीं कि केवल वही स्टेप देखो, पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक फिर से देखो, वो दोबारा भूलोगे नहीं। तो ये हो गया मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चंस। अगला टॉपिक अपना क्या है? फॉलो योर टीचर। अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फॉर यू, अपने टीचर को फॉलो करो। फॉलो नहीं कि जो भी गंदी आदत जैसे टीचर चल रहा है वो नहीं, फॉलो का मतलब टीचर तुम्हारा जितना पढ़ाए, जो पढ़ाए उसके बराबर चलते रहो, उसके आगे भी चल सकते हो कि आज टीचर हमारा जो टॉपिक पढ़ाए उसको आज पढ़ेंगे, कल क्या पढ़ाएगा वो भी पढ़ेंगे। अब कुछ बच्चे हम देखते हैं कि टीचर आज कोई चैप्टर पढ़ाया, कोई टॉपिक पढ़ाया, बच्चा कल वाला ही पढ़ता रह गया, अगला पढ़ा ही नहीं, तो ये छूट गया तुम्हारा। तो जो आ गया था वो परसों पढ़ोगे, तुम कल पढ़ोगे, आने वाले समय पढ़ोगे, तुम्हारा उसके जिस दिन पढ़ोगे उस दिन का टॉपिक छूटेगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप अपने टीचर को फॉलो करें, उसके साथ साथ चलें, वो जैसा कह रहा है, जैसा आपको रास्ता दिखा रहा है उसी रास्ते पे चलिए, क्योंकि टीचर आपका कभी बुरा नहीं चाहेगा, कोई भी टीचर हो हमेशा आपका अच्छा ही चाहेगा। तो ये हो गया, आपको अपने टीचर को फॉलो करना हो गया। अगला टॉपिक हो गया अपना ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस। 2 क्लासेस भाई इस समय बड़ी अच्छी चीज़ें हो गई, पहले नहीं हुआ करते थे कि बच्चे अपने केवल ऑफलाइन क्लासेस लिए करते थे, स्कूल जाते थे, टीचर पढ़ाता था, पढ़ के आते थे, बस हो जाता था। अब तो तुम्हारे पास अच्छी खासी सुविधा हो गई है, ये आप स्कूल में तो आके पढ़े, कॉलेज में आके पढ़े, लेकिन घर जाके भी पढ़ सकते हैं, टीचरों से ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए, ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस का। तो देखिए कितना मजा आता है पढ़ने में। ये कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए कि ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस, जो भी चीज़ें आपको ऑफलाइन पढ़ाई जाए, अगर समझ में आएंगे तब तो ठीक। कोई टॉपिक है जो नहीं समझ में आया, चूँकि सिलेबस बड़ा होता है, आप दूसरे टीचर से पूछोगे तो दूसरे टीचर बता दें, बाद में कहें कि चलो बाद में बताएंगे, बेटा क्लास बाहर होते हैं भूल जाए, तो उस समय आपको ऑनलाइन क्लासेस की हेल्प लेनी चाहिए। ऑनलाइन आप जाइए, सर्च करिए यूट्यूब वगैरह पे, गूगल वगैरह सर्च करिए, वो टॉपिक आप एंटर कीजिए, आपके सामने यूट्यूब से उस पर काफ़ी सारे रिलेटेड वीडियोस आ जाएंगे, गूगल सर्च करिए, काफ़ी सारी हेल्प मिल जाएंगी आपको ऑनलाइन। ये प्रॉफिट होती है ऑनलाइन क्लासेस की। जो भी टॉपिक आपको न समझ में या घर पढ़ रहे हो, आप कुछ रिवाइज कर रहे हो, कोई टॉपिक न समझ में, टीचर आपको पढ़ाया उस समय क्लास में आपको समझ में आ गया था, ये घर पहुँचे दिमाग से फिसल गया वो, तो उस समय आप ऑनलाइन क्लासेस की हेल्प ले सकते हो। तो ये हो गई बात हमारी ऑनलाइन क्लासेस की भाई। अब बात करते हैं आज का जो समय चल रहा है, कॉम्पिटिटिव भाई, कंपटीशन बड़ा है, इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो कोशिश ये कीजिए कि जो भी आप पढ़ें उस टॉपिक्स का MCQ सॉल्व करने की कोशिश करें। खासकर मैं मैथमेटिक्स की बात करूँ, क्योंकि मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, मैथमेटिक्स की बात करूँगा। तो ऐसी बात नहीं, और भी सब्जेक्ट आप MCQ देख सकते हैं, केवल मैथमेटिक्स ही नहीं, सब देखिए। लेकिन आप कंपटीशन में बैठेंगे, कोई भी कंपटीशन दे जाएंगे, तो आपको लगभग जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या आते हैं? MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं ऑप्शन में। तो MCQ की प्रैक्टिस आप लोग खूब कीजिए, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी MCQ प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। उससे होता क्या है कि आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की आपके अंदर क्षमता बढ़ जाएगी। अब थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन होते हैं, जो रिटन जो क्वेश्चन आप सॉल्व करके लिखते हैं, उसमें क्या होता है कि समय ज़्यादा लगता है। लेकिन MCQ में होता क्या है कि कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। और वैसे आप देखा थ्योरेटिकल सब उसमें देखा जाए तो 5-6 क्वेश्चन होते हैं, 3 घंटे मिलते हैं, आप आराम से लिखते रहते हैं। लेकिन MCQ जहाँ पर होता है, जहाँ पे MCQ पेपर होते हैं, कॉम्पिटिशन में बैठोगे, वहाँ पे तुमको 1 घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने को आएंगे, 60 क्वेश्चन सॉल्व करने को आएंगे।
तो वहाँ पे पर मिनट मतलब 1 मिनट से भी कम समय तुमको एक क्वेश्चन देना होगा। तो इसलिए अभी से MCQ की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, सो दैट तुम लोग जो कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम देने जाओ तो वहाँ पे तुमको दिक्कत ना आए कोई। वहाँ लास्ट टॉपिक हो गया था MCQ। और इन सब ये सब सारी चीज़ें बेकार है, अगर एक चीज़ आप ना कीजिए तो। जितनी भी चीज़ें यहाँ पे हैं आपको एक चीज़ की बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। जितने भी टॉपिक्स हम बताए हैं ये सब फ्लॉप है, तो इन सब का फॉलो करो। लास्ट टॉपिक जो हम बताया जा रहा है, अगर ये नहीं किए तो आपकी जो 11 की तैयारी वो किसी काम की नहीं। मेन चीज़ होती है प्रैक्टिस। मेन चीज़ होती है क्या? प्रैक्टिस। जो भी पढ़ो, थोड़ा जो भी पढ़ो उसकी प्रैक्टिस डेली करो। ये नहीं कि आज मन नहीं करा पढ़ने का, हम कल कर लेंगे। तुम्हारा आज वाला जाके कल पे चिपक गया, आज और टॉपिक था कल चला गया, ऐसे करके तुम्हारा कल और टॉपिक में परसों हो जाएगा। यानी एक दिन की जो गैपिंग हुई, जो रेगुलरिटी तुम्हारी रेगुलरिटी टूटी, उसका जो इफेक्ट है वो अगले टॉपिक्स पे पड़ेगा। लास्ट में क्या होगा, तुम्हारा एक आध दो टॉपिक छूट जाएगा। तो मेन चीज़ होती है प्रैक्टिस होती है विद रेगुलरिटी। आई होप आपको अच्छी लगी हो वीडियो, आपको समझ में आया हो। आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं 11th क्लास की, जो गैपिंग के या 10th में ऐसा था, 11th में कैसा होगा सिलेबस, आपको जो सिलेबस कोई ज़्यादा नहीं होता है। बस ये ध्यान दीजिए जो तुम्हारा 11th है ये तुम्हारे हायर एजुकेशन का बेस है, तो उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। तो सबसे पहले आप अपना एम डिसाइड कीजिए। आई होप आपको अच्छा लगा हो वीडियो, आप समझोगे कि 11th क्लास ज़्यादा हार्ड होता है, आसान होता है। मेरी इतनी ही कोशिश थी कि ये वीडियो आपके पास पहुंचाई जाए, सो दैट आप पैनिक ना हो सिलेबस को लेकर के, टॉपिक को लेकर के कि हार्ड पड़ेगा। थैंक यू क्लास।